हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज़, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक सीक्वेंस की डेफिनेशन बता देती हूँ। सीक्वेंस के नाम से ही पता चलता है। सो बेसिकली सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ फंक्शन जिसका डोमेन सेट होता है नेचुरल नंबर्स एंड रेंज कैन बी एनी सेट, राइट। तो सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है, इज़ अ फंक्शन whose domain is set of natural number and range can be any set, ठीक है। So this is called a sequence, right? For example, हम सीक्वेंस को इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। सपोज ये एक सीक्वेंस है n। सो बेसिकली दिस सीक्वेंस कैसी होगी, नेचुरल नंबर्स हम इसमें पुट करेंगे। सो बेसिकली दिस सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि अब नेचुरल नंबर हम इसमें 1 by 1 अगर पुट करें तो f ऑफ 1 यानी कि बेसिकली हमें f ऑफ n इज इक्वल्स टू n दे रखा है। 1 पुट करेंगे तो 1 गिवन होगा, यानी ये सीक्वेंस के नंबर्स कैसे होंगे, दिस सीक्वेंस इज 1 2 3 4 up to so on, right? And similarly if we have a sequence n square, then this sequence is like 1 4 9 16 25 up to so on. Similarly if we have a sequence 1 by n, then it is 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 up to so on. तो इस सीक्वेंस से हमें क्या मिल रहा है कि हम पुट तो क्या करेंगे इसमें नेचुरल नंबर्स, n की जगह पर 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, नेचुरल नंबर्स, बट रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर्स। तो रेंज कैन बी एनी सेट बट डोमेन सेट शुड बी नेचुरल नंबर। तो हमने क्या किया, रेंज तो कुछ भी आ रही है, ठीक है, कोई भी सेट आ सकता है, रैशनल नंबर्स का सेट आ रहा है, बट रेंज डोमेन क्या होनी चाहिए इसकी, एक नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। एंड इन योर सिलेबस सीक्वेंस होगी जिसका रेंज सेट होगा रियल नंबर्स, यानी कि हम रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसका रेंज क्या होगा, जिसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर्स का सेट, राइट। तो सिमिलरली अगर हम ये सीक्वेंस लेते हैं -1⁻n, यानी आपको n की जगह पर नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं। तो आपने 1 by 1 नेचुरल नंबर्स पुट किए, 1 पुट किया सो इट इज़ -1, 2 पुट किया इट इज़ 1, 3 पुट किया -1, 4 पुट किया 1, 5 पुट किया -1 एंड अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस इस तरीके की बन जाएगी, राइट। तो इस तरह से ये सीक्वेंस का रेंज सेट है, ठीक है। एंड इनको क्या बोला जाता है, टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। इनको बोला जाता है, मेंबर्स बोल सकते हैं, टर्म्स बोल सकते हैं, ठीक है। इनको हम मेंबर्स या टर्म्स कुछ भी कहेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है। अब हम इस तरह की सीक्वेंस की कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हेन वी से दैट अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग। 3 तरह की सीक्वेंस होती है, एक होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक होती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस और एक होती है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस मैं बहुत इजी तरीके से आपको करवा रही हूँ ताकि आपको जितना आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही बताऊँगी, बिकॉज़ ये एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को जितना हम पढ़ते जाएंगे ये उतना ही डीप होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बताऊँगी। तो सीक्वेंस किस टाइप की हो सकती है, 1 इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है,
second is divergent sequence, and third is oscillating sequence. ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी कि जब एक सीक्वेंस कॉन्टिन्यू एक नंबर की तरफ कन्वर्ज करती जाए, मतलब कि सपोज ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये रियल, ऑब्वियसली हम रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम अपने इस सिलेबस में आपके पास क्या है, रियल सीक्वेंस है, तो हम रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे तो रियल लाइन ही बनेगी, ठीक है। तो सपोज एक ये रियल लाइन है, ठीक है, और हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट मेंबर ये है, ठीक है, और सपोज ये एक और मेंबर है, तो उसका फर्स्ट मेंबर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ अप टू सो ऑन, चलते 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 क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस यहाँ जा रही है, जा रही है, जा रही है, और धीरे 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 क्या हो रहा है, इस नंबर के और क्लोज जा रही है, बट इस नंबर को क्रॉस नहीं कर रही है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि इस किसी सीक्वेंस के जब मेंबर्स चलते जा रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स इन द सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस के बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नंबर्स हम उसमें पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद हमें इनफाइनाइट नंबर ही मिलेंगे, मेंबर्स ही मिलेंगे। तो ये सीक्वेंस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, किसी एक मेंबर की तरफ कन्वर्ज करती जा रही है, उसको क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है। यानी कि अगर कोई सीक्वेंस एक पर्टिकुलर किसी एक नंबर की तरफ कन्वर्ज करती जा रही है, उसको क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है, वन थिंग। सेकंड थिंग, जब हम उस मेंबर को, जो ये मेंबर है, इसके आसपास कोई भी एक छोटा सा इंटरवल बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है इनफाइनाइट अगर मेंबर्स मिलते हैं, उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स मिलते हैं, और बाहर कैसे हो, बाहर फाइनाइट हो, उस इंटरवल के बाहर कैसे हो, फाइनाइट हो, यानी कि एक स्टेप के बाद सारे के सारे नंबर्स क्या हो, इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, सभी मेंबर्स इस इंटरवल के अगर अंदर आ रहे हैं, तो इस तरह की सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहा जाता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड लिमिट, जिसकी तरफ वो कन्वर्ज कर रही है, जिस नंबर की तरफ, जिस रियल नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड अ लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस, लिमिट। क्लियर? तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी, व्हेन अ सीक्वेंस मूविंग टूवर्ड अ पर्टिकुलर नंबर एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या होगा, इफ़ वी मेक अ स्मॉल इंटरवल, ठीक है, इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स ऑफ दैट सीक्वेंस इन दिस इंटरवल, देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव सीक्वेंस 1/n and the members of this sequence is 1, 1/2, 1/3, 1/4 up to so on. These are the members of this sequence, and let plot them on a real line. So suppose this is 0 and this is 1, ठीक है, रियल लाइन पे। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1, सेकेंड इज 1/2 यानी हाफ ऑफ इट, third is 1/3, fourth is 1/4, and next is 1/5, and next is 1/6, 1/7 up to so on, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। अब क्या हो रहा है, ये मेंबर्स 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड ये मेंबर्स कभी भी जैसे जैसे हम n बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो ये 0 की तरफ मूव करती जाएगी, ये सीक्वेंस 0 की तरफ मूव करती जाएगी। बट कितना भी बड़ा नंबर ले लो, ये सीक्वेंस कभी भी 0 को क्रॉस नहीं करेगी, और जैसे जैसे हम n बड़ा लेते जाएंगे, यहाँ पर मेंबर्स n 0 के आसपास उतने ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। यानी अगर हम 0 के आसपास एक इंटरवल बनाते हैं, तो उस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी आएंगे, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आएंगे, है ना,
और इंटरवल के बाहर फाइनाइट होंगे। दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, converges to and it converges to 0. That means 0 is the limit of the sequence. That means 0 को क्रॉस नहीं करेंगे इसके मेंबर्स, कोई भी इसका मेंबर 0 को क्रॉस करके आगे नहीं जाएगा, 0 के आसपास ही, 0 के पास ही रहेंगे, उसी की तरफ मूव करते रहेंगे। इज इट क्लियर? तो एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहेंगे? व्हेन a sequence converges to a particular number and if we made a small interval to the on that interval on that number, there exist infinitely many members of that sequence and there exist finitely many members outside that interval, then that sequence is called a convergent sequence. Clear? तो इस तरह से इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड इट कन्वर्जेस टू 0. एंड ऑन द सेम वे इफ वी टेक 1/n², अब तो क्या होगा? सेम, इसके मेंबर्स भी 0 को क्रॉस नहीं करेंगे। आप कितना भी बड़ा n ले लो, कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर ले लो, इसके मेंबर्स भी 0 को क्रॉस नहीं करेंगे। और अब की बार मेंबर्स बहुत ज़्यादा स्पीड, डबल स्पीड से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे। जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा, यानी n जैसे जैसे हम अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी की तरफ, दिस सीक्वेंस मूव टूवर्ड्स 0. सो दिस सीक्वेंस अप्रोचेस टू 0 वेन एवर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड ऑन द सेम वे 1/n approaches to 0 when we move when n approaches to infinity. Clear? तो this sequence is a convergent sequence. ठीक है? तो इस तरीके से convergent sequence की definition होगी. Now 0 is the limit of this sequence and also 0 is the limit of this sequence. ठीक है? इस तरह से ये लिमिट 0 दोनों ही सीक्वेंस की लिमिट है। अब हम चलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। जैसे सपोज हम लेते हैं एक सीक्वेंस n, इसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। हमें नेचुरल नंबर्स इसमें पुट करने हैं। अब इसको हम रियल लाइन पे प्लॉट करते हैं। से इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब अगर हम इसके मेंबर्स को देखें तो इसके मेंबर्स क्या हो रहे हैं? इसके मेंबर्स चल रहे हैं। फर्स्ट मेंबर ये है, सेकंड मेंबर ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है, सेवेंथ अप टू सो ऑन। ये मेंबर्स चलते ही जाएंगे, है ना। अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद रोकना भी चाहें, मतलब अगर हम मानते हैं कि ये लिमिट है या इसके आगे नहीं क्रॉस करेंगे, बट नो, इसके मेंबर्स उसको भी क्रॉस कर जाएंगे। इसके मेंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये अप टू इन्फिनिटी चलते जाएंगे। जैसे जैसे हम n को बड़ा लेते जाएंगे ये मेंबर्स और बड़े होते जाएंगे, यानी कि ये मेंबर्स क्या होंगे? ये मेंबर्स कहीं पर भी रुकेंगे नहीं। ये सीक्वेंस जो है वो, इसकी टर्म्स जो है वो कहीं पर भी रुकेगी नहीं, मतलब चलती ही जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रही है। यानी कि ये जो सीक्वेंस है, दिस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। When a sequence approaches to infinity, then that sequence is called divergent sequence. So that means this sequence is a divergent sequence. And on the same way, if we take n², ठीक है, तो ये तो और भी तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। अगर हम सोचे भी कि ये इसको अप्रोच कर रहे हैं तो ये एक स्टेप के बाद उसको भी क्रॉस करके चली जाएगी। यानी अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को रोक कर उसके आसपास इंटरवल बनाना भी चाहें तो इसमें उसके इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स नहीं आएंगे। सो दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एंड ऑन द सेम वे इफ वी टेक -n, ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है एंड इट डाइवर्जेस टू -infinity. It diverges to -infinity and this sequence diverges to
infinity. When a sequence, simple सी बात है, when a sequence converges to infinity, then we cannot say that that sequence is a convergent sequence. We say it is a divergent sequence. मतलब अगर कोई sequence infinity की तरफ approach कर रही है, converge कर रही है, तो उसको हम convergent ना कह के हम उसको क्या कह देते हैं, divergent. infinity या minus infinity की तरफ converge कर रही है, then that sequence is called divergent sequence, not a convergent sequence. It is called a divergent sequence, right? अब हम चलते हैं oscillating sequence. जैसे हमारे पास oscillating sequence यानी कि ना तो converge कर रही हो, oscillating, neither converge, ठीक है, no diverge, ना तो converge करे, convergent को हम short में ऐसे बोल देते हैं, नॉर डाइवर्जेंट, ना तो कन्वर्ज कर रही है और ना ही डाइवर्ज कर रही है, ना तो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, यानी कि ना तो किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है और ना ही इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस सीक्वेंस -1 रेज टू पावर n, तो इसके मेंबर्स हैं -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। तो पहला मेंबर है -1, सेकेंड मेंबर है 1, थर्ड मेंबर है -1, देन 1, देन -1, देन 1, देन -1, 1 -1। yes it is approaching towards 2 members, है ना। अगर हम इस नंबर को भी सेंटर मान के एक इंटरवल अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें भी इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे, लेकिन लिमिट, इसलिए ये एक लिमिट नहीं है, बिकॉज लिमिट, दो लिमिट नहीं हो सकती, लिमिट एक ही हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की तरफ अप्रोच होने चाहिए। और जबकि ये सीक्वेंस क्या कर रही है, दो मेंबर्स की तरफ अप्रोच हो रही है, यानी इसके इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स -1 है, इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स 1 है, यानी इस सीक्वेंस के मेंबर्स जो है वो दो नंबर्स की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में अब ना तो ये डाइवर्ज कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ भी डाइवर्ज नहीं कर रही है और ना ही एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है। बड़ी सिंपल सी जो डेफिनेशन है उसी की तरफ, उसी को ही लेके चलना है। तो ये सीक्वेंस कैसी हुई, एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हुई, यानी कि ये ना तो कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कब करेगी, जब एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ अप्रोच करेगी, जबकि ये दो नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। इसलिए कन्वर्जेंट नहीं हुई, डाइवर्जेंट भी नहीं हुई, क्योंकि डाइवर्जेंट तो क्या आती है कि एक स्टेप के बाद वो उस स्टेप को भी क्रॉस कर जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही है। अगर हम 2 पे बात करें, 2 पे रुक जाए तो 2 को क्रॉस नहीं करके जा रही है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट भी नहीं है। डाइवर्जेंट का मतलब है सीक्वेंस चलती ही जा रही है, चलती जा रही है, चलती ही जा रही है, रुक नहीं रही कहीं पर भी, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस इस तरह की हुई, ठीक है। तो इनको लिमिट ना कह के इनको हम बोल देते हैं लिमिट पॉइंट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। तो ये दो नंबर्स लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट और लिमिट में फ़र्क है। जो कन्वर्ज करके कर रही थी, है ना, जो कन्वर्जेंट पॉइंट थे, कन्वर्जेंट थी सीक्वेंस, उसकी जो लिमिट थी दैट इज कॉल्ड लिमिट, बट दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लिमिट पॉइंट्स। क्यों है, अब मैं लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों के डेफिनेशन में क्लैरिटी लाती हूँ। लिमिट तो कब होता है, किसी नंबर को हम लिमिट कहेंगे जब हम उसको सेंटर मान के उसके आसपास एक छोटा सा इंटरवल बनाते हैं, तो उस इंटरवल में कितने नंबर्स आने चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी आने चाहिए, और बाहर कितने होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड लिमिट, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या होता है कि किसी पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे, कब कहेंगे, जब उसको सेंटर मान के अगर हम एक इंटरवल बनाते हैं तो उस इंटरवल में कितने नंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी, और उसके बाहर कितने होने चाहिए, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे कि ये, इसको सेंटर मान के अगर हम एक इंटरवल बनाएंगे तो इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स मिलेंगे, और इसके बाहर भी इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स मिलेंगे। सिमिलरली ये, इसको सेंटर मान के अगर हम कोई एक इंटरवल बनाते हैं तो इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स मिलेंगे इस सीक्वेंस के, और इसके बाहर भी इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स हैं। दैट इज वाई दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लिमिट पॉइंट्स
ठीक है, एंड दिस जीरो इज कॉल्ड अ लिमिट। ठीक है, बाहर कितने भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन लिमिट में क्या है कि फाइनाइट ही होने चाहिए। ओके, तो यहाँ से एक रिजल्ट बनता है। अब हम मैं एक सिंपल सी एक नोट बता रही हूँ, एंड द नोट इज़ कि हम लिमिट के लिए अ लिमिट यूज़ नहीं करेंगे, वी ऑलवेज यूज़ द लिमिट, बिकॉज लिमिट कैसी होती है, यूनिक होती है। ठीक है, एंड लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होता, यानी एक सीक्वेंस के एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, जैसे इस सीक्वेंस के थे 2 लिमिट पॉइंट थे, बट लिमिट हमेशा एक सीक्वेंस की एक ही मिलेगी। ठीक है, लिमिट और लिमिट पॉइंट में फ़र्क ही ये है। तो यहाँ से एक रिजल्ट बनता है दैट अ लिमिट कैन ऑलवेज बी अ लिमिट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी अ लिमिट। ठीक है, जैसे कि ये उसमें मैंने क्या कहा, फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको सेंटर, जीरो को सेंटर मान के अगर एक इंटरवल बनाते भी हैं, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, बाहर कितने आएंगे, फाइनाइट आएंगे, और लिमिट में बाहर फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी होता है, यानी कि जीरो लिमिट भी है और लिमिट पॉइंट भी है। ठीक है, बट इन दिस केस माइनस और 1 इनको सेंटर मान के इंटरवल बना रहे हैं, तो अंदर इनफाइनाइट है, बाहर भी इनफाइनाइट है, जबकि लिमिट में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन सिर्फ लिमिट पॉइंट की ही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई हो डेफिनेशंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे जिसमें कन्वर्जेंस के बारे में चेक करेंगे। जैसे हमें एक सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस 3n-1/4n+5, इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। अब हर बार तो हम इनको प्लॉट करके चेक नहीं कर सकते, तो विल यूज़ सम थ्योरम्स, सम रिजल्ट्स। ठीक है, कुछ रिजल्ट हमें चाहिए होंगे, इसके लिए कुछ थ्योरम्स चाहिए होंगे, उसका यूज़ करके हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, कौन सी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती है। कुछ रिजल्ट्स हैं। तो ये सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में चेक करना है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यही चेक करना है हमें, 3n-1/4n+5। अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो डाइवर्जेंट है, और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो डाइवर्जेंट है, और अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो कन्वर्जेंट है। ठीक है, ऑसिलेटिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, सो इट इज़ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म विच इज़ ए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, हमें कुछ भी नहीं पता चला। इनडिटर्मिनेट, आई थिंक आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म का पता हो, तो जैसे 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 इज नॉट 0, इट इज़ अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, आई थिंक आपने +2 में किया होगा। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज़ 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज़ 4। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे वी गेट 3/4 विच इज़ फाइनाइट। सो दिस सीक्वेंस इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फाइनाइट वैल्यू आ गई है, सो दिस सीक्वेंस इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, राइट। इस तरीके से हम कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि सीक्वेंस हमें सिंपल गिवन होती है, ठीक है, जिसको हम चेक कर सकते हैं ऐसे लिमिट अप्लाई करके। जैसे अब हमारे पास एक और सीक्वेंस है जैसे ये सीक्वेंस है √n+1 -√n। तो इसकी कन्वर्जेंस के बारे में चेक करना है। हमारा मोटिव है कि इन्फिनिटी ना आए, हमें कुछ उसमें अप्लाई कर लें। जैसे इसमें हम रैशनलाइज कर सकते हैं, उसके बाद हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं। तो हमने इसको पहले रैशनलाइज किया, √n+1 -√n। रैशनलाइज कैसे करते हैं, √n+1 + √n बाय √n+1 + √n। तो ये आ गया n+1 - n बाय √n+1 + √n। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n अप्रोचेस टू infinity. So this is cancelled, and when we applied infinity we get 1/∞, and 1/∞ is 0.
सो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू आई है, सो दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये सीक्वेंस कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, बट नो, इट इज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, राइट। अब जैसे हमारे पास ये है 2n, इस तरह के सीक्वेंस को हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो 2n आएगा, 2n2, 2n3, 2n4, 2n5 अप टू सो ऑन। आपको देखने से ही दिख रहा है, लग रहा है कि ये जो सीक्वेंस है बढ़ती ही जा रही है, इसके मेंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ना तो ऑसिलेट कर रहे हैं, और ना ही किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स इसके नंबर जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, सो दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। एंड ऑन द सेम वे इफ वी टेक 1/2n, देन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ाते जाएंगे ये सीक्वेंस जो है 0 की तरफ कन्वर्ज करती जाएगी। तो 1/2n इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेस टू 0, एंड 2n या a⁴n कुछ भी ले अगर हम, तो दैट सीक्वेंस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जिसकी हेल्प से हम ये इजीली चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें बड़ी बड़ी सीक्वेंसेस दे रखी होती हैं, तो उन बड़ी बड़ी सीक्वेंसेस को चेक करने के लिए हमें कई बार कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ थ्योरम्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है, उसके लिए रिजल्ट नंबर 1 थ्योरम है, मैं उसको रिजल्ट का नाम दे रही हूँ। ये सीक्वेंस है, सपोज an बी अ सीक्वेंस सच दैट an 0 नॉन ज़ीरो सीक्वेंस है, यानी कि an नॉट ज़ीरो है, ठीक है। an 0 नहीं बनता किसी भी पॉइंट पे फॉर ऑल n, ठीक है। और हमने ये चेक किया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an। अगर ये आ जाता है, सपोज ये लिमिट आई है l, और इस l का जब हम एंड, तो अब रिजल्ट बनेगा इफ mod l is less than 1, then this limit n approaches to infinity an is equal to 0 आएगा for sure, ये 0 आएगा। ये रिज़ल्ट है। क्या रिज़ल्ट कहता है कि किसी सीक्वेंस को हमें चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम क्या करें, an+1/an करते हैं। वो सपोज l आ गया, l आने के बाद अब हमने क्या किया, l का मोड किया। अगर वो मोड <1 आता है तो ये सीक्वेंस 0 को अप्रोच करेगी फॉर श्योर। ये सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि सपोज हमें ये सीक्वेंस चेक करनी है 1/n⁴, ठीक है। ये बताना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो एक बार के लिए हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। ये an है, an हमें दे रखा है 1/n⁴, तो an+1 क्या होगा, an+1/n+1 होगा, एंड an+1/an क्या होगा, वो हो जाएगा n⁴/n+1, एंड इसको हम लिख सकते हैं n⁴/n+1 इंटू n⁴, ताकि n⁴ से n⁴ कैंसिल हो जाए। नाउ अप्लाई लिमिट ऑन दिस, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड an+1/an हमारा आ गया 1/n+1, एंड जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इट इज़ 1/∞, दैट इज़ 0, एंड ये l है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी अब ये an+1/an क्या आ गया, l आ गया। अब हमें l का मोड करके देखना है, क्या वो <1 आता है, l हमारा क्या आया है 0, इसका मोड करेंगे 0 आएगा, वो <1 है, दैट मीन्स दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0 यूजिंग दिस रिजल्ट। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड रिजल्ट पे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट, एंड द रिजल्ट इज कॉशी थ्योरम।
जो पिछला रिजल्ट था उसको, इसका एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ। an जो सीक्वेंस है वो हमें ये दे रखी है, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है कि ये क्या बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम पिछला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। अब an हमें ये गिवन है, an इज़ n फैक्टोरियल बाय n रेज टू पावर n. So what would be an plus 1? an plus 1 is n plus 1 factorial by n plus 1 raised to power n plus 1, right? तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an plus 1 by an चेक करेंगे। तो n plus 1 फैक्टोरियल बाय n plus 1 रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1 हम लिख सकते हैं इसको, इंटू अब an नीचे से ऐसे रिवर्स होके आ गया, n रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल, राइट। लिमिट भी अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको थोड़ा सा सॉर्ट करना पड़ेगा। n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, एंड वी गेट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, n रेज टू पावर n बाई n प्लस 1 रेज टू पावर n, विच कैन बी रिटन एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस 1 रेज टू पावर n। जब इस तरीके से पावर में भी वही वेरिएबल हो जिसकी लिमिट है तो हम सीधा लिमिट अंदर नहीं लेके जा सकते। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा चेंज मैं सीधा बता रही हूँ वैसे अभी के लिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा दूँगी। ये जो लिमिट आती है इसको एक बार और सॉल्व करेंगे अगर हम, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड दिस इज n, अगर हम कॉमन ले लें n बाय n, इसमें से कॉमन ले लें 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n, ये n कैंसिल हुआ, एंड दिस लिमिट इज ये इसकी लिमिट 1 बाय 1 प्लस n रेज टू पावर n की लिमिट होती है e, तो ये आ जाएगी e, 1 बाय e, ठीक है। एंड e की वैल्यू क्या होती है, इफ़ एनीबडी नो, तो 2.718 होती है e की वैल्यू। तो दिस इज़ 1 बाय 2.718, ये l आ गया। ये मैं फिर बताऊंगी आपको कि ये कैसे आया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 बाय 2.718, यानी कि ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 जब होता है तो ये लिमिट किसको अप्रोच कर जाएगी, ये सीक्वेंस किसको अप्रोच कर जाएगी, दिस सीक्वेंस अप्रोचेस टू 0। दैट मीन्स लिमिट, वी कैन से दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बाय n रेज टू पावर n अप्रोचेस टू 0 यूजिंग द अबव रिजल्ट। क्लियर। अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे आया है। दैट मीन्स हमने चेक किया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n, e कैसे आया है ये बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम 1 मिनट के लिए y कंसीडर कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n। नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि पावर में भी वही नंबर है जिसकी लिमिट है, तो हम सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है ताकि पावर आगे आ जाए। तो दिस इज n log 1 प्लस 1 बाय n, एंड log 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है n 1 बाय n प्लस 1 बाय n स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2n स्क्वायर, 1 बाय 2n स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हम अगर n कॉमन ले लें एंड वी गेट 1 प्लस 1 बाय 2n प्लस अप टू सो ऑन, सो log y इसके इक्वल आ गया, ठीक है। नाउ टेक लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आगे क्या आएगा n क्यूब n स्क्वायर n क्यूब n4 अप टू सो ऑन। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये 0, नीचे जहाँ पर भी n होगा वो सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा एंड वी गेट 1 ओनली। दैट मीन्स, लेकिन हमें किसकी लिमिट चाहिए थी, हमें y की चाहिए थी, सिर्फ ओनली y की, है ना। इसको हमने y कंसीडर किया है, तो हम क्या करेंगे, अब एक्सपोनेंशियल ले लेंगे दोनों साइड। तो log y, इसमें तो n था ही नहीं, log y लिखो या y, है ना, हमें y चाहिए था। y क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 1, दैट इज e। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 1, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर।
अब चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कॉशीज़ थ्योरम, कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम। So this theorem state that कि if limit n approaches to infinity a n is equals to L, then limit n approaches to infinity a1 plus a2 plus up to so on a n by n is also L। इस रिजल्ट को ध्यान से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉशी फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें इसकी लिमिट जाननी है, इस तरह की हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसकी लिमिट जाननी है, क्वेश्चन इस टाइप का है, तो आप इस पूरे को चेक ना करके आप सिर्फ ए एन की लिमिट चेक करो। जो ए एन की लिमिट आएगी वही इस पूरे फंक्शन की भी आएगी, जो इस लास्ट वाले की लिमिट आएगी वही इस पूरे फंक्शन की भी आएगी लिमिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। सपोज आपको लिमिट चेक करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2n माइनस 1। ठीक है, इसकी लिमिट चेक करनी है। क्या ये इस टाइप का है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an बाई n, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो इस तरह का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए इस पूरे की लिमिट ना चेक करके कॉशी थ्योरम कहती है कि आप इस पूरे की लिमिट चेक मत करो, आप सिर्फ लास्ट मेंबर की लिमिट चेक कर लो। लास्ट मेंबर कौन है, ये ए एन की लिमिट चेक कर लो, सिर्फ ए एन की। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1 की लिमिट कितनी आ गई, 0, 1/∞ आएगा, दैट इज 0। तो इस पूरे की लिमिट भी 0 होगी। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 2 प्लस 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 प्लस अप टू सो ऑन n प्लस 1/n, इसकी लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये भी ऐसा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an बाई n। तो उसके लिए भी आप सिर्फ क्या करो, सिर्फ लास्ट मेंबर की लिमिट चेक कर लो। लास्ट मेंबर की लिमिट फाइंड आउट करके आपको पूरे फंक्शन की लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, तो लास्ट मेंबर की लिमिट चेक कर लेते हैं। दैट मीन्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n यूजिंग कॉशी फर्स्ट थ्योरम। तो क्या करेंगे हम, पहले तो क्या आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाउ विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, तो लिमिट कितनी आ गई, 1। तो इस पूरे फंक्शन की लिमिट भी कितनी आएगी, 1। जो लास्ट मेंबर की लिमिट होती है वही पूरे फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। तो ये थी कॉशी फर्स्ट थ्योरम। सिमिलरली मैं 2-3 और क्वेश्चन बता रही हूँ इसी से रिलेटेड। जैसे आपको लिमिट फाइंड आउट, ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, ये तो आई थिंक हो गया, ओके कोई और ले लेते हैं, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 1/n स्क्वायर, इसकी लिमिट चेक करनी है। तो इसकी लिमिट के लिए भी ये भी सेम कॉशी फर्स्ट थ्योरम जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, a1 a2 a3 an बाय n। तो उसके लिए भी हम लास्ट की लिमिट चेक करेंगे, और ये लास्ट किस पे अप्रोच करता है, 0 पे, तो ये भी किस पे अप्रोच करेगा, 0 को, राइट। तो ये कॉशी फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉशी सेकंड थ्योरम पे। 2 थ्योरम है कॉशी की, कॉशी फर्स्ट थ्योरम एंड कॉशी सेकंड थ्योरम। कॉशी सेकंड थ्योरम पे चलने से पहले एक कॉशी फर्स्ट थ्योरम जैसा एक और रिजल्ट है, उस रिजल्ट पे चल लेते हैं। एंड द रिजल्ट इज इफ लिमिट
n approaches to infinity, a n is equals to L which is greater than 0, then limit n approaches to infinity a1 into a2 into up to so on an raised to power 1 by n is equals to L होगा। सेम है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, अगर क्वेश्चन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an बाई n टाइप का है तो भी हमें लास्ट वाले मेंबर की ही लिमिट चेक करनी है, और अगर क्वेश्चन इस टाइप का है तो भी हमें लास्ट वाले मेंबर की ही लिमिट चेक करनी है, बट इसमें L ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। कॉशी फर्स्ट थ्योरम जैसा ही है, ठीक है। बस हमें लास्ट वाले मेंबर की लिमिट चेक करनी है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इसकी लिमिट भी यही आएगी, इज इक्वल्स टू L आएगी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं एक। तो जैसे ये क्वेश्चन है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन है 2/1 रेज टू पावर 1, 3/2 रेज टू पावर 2, 4/3 रेज टू पावर 3 अप टू सो ऑन n प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n रेज टू पावर 1 बाय n। क्या ये इस टाइप का है? a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू सो ऑन an पूरे की पावर 1 बाय n, ऐसा ही दे रखा है। उसमें क्या था? पूरे के नीचे n था, इसमें पूरे की पावर 1 बाय n है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर लास्ट वाले को सिर्फ चेक कर लें, n प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n, इसको अगर हम चेक कर लें, इसकी लिमिट अगर हम चेक कर लेते हैं और अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो इसकी लिमिट भी यही होगी। तो लास्ट वाले को अब भी हमने सॉल्व किया था, n प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको हमने अभी चेक किया था, n प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n जो कि e आता है, e की वैल्यू 2.718 है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस पूरे क्वेश्चन की लिमिट भी कितनी आएगी? वही आएगी जो सिर्फ लास्ट वाले की लिमिट आई है, वही आएगी। क्लियर? ई आएगी इसकी लिमिट भी। ओके, अब चलते हैं हम कॉशीज सेकंड थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉशीज सेकंड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉशीज सेकंड थ्योरम स्टेट दैट ए एन कोई सीक्वेंस है, ठीक है। ए एन रेज टू पावर 1 बाय एन की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन रेज टू पावर 1 बाय n की लिमिट इक्वल होगी ए एन प्लस 1 बाय ए एन की लिमिट के, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन प्लस 1 बाय ए एन की लिमिट के इक्वल होगी। बट यहाँ पर कंडीशन है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए फाइनाइट और इनफाइनाइट। प्रोवाइडेड क्या है? लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी अगर ये फाइनाइट वैल्यू है तो ये भी फाइनाइट आएगी लिमिट, ठीक है। सिमिलरली इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी पिछला क्वेश्चन ही था, उसको हम कॉशी सेकंड थ्योरम से भी करते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन दोबारा से लिख रही हूँ। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन था 2/1 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1, 3/2 रेज टू पावर 2, 4/3 रेज टू पावर 3 अप टू सो ऑन n प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n रेज टू पावर 1 बाय n, ठीक है। तो वो यही कह रहा है ना, ए एन रेज टू पावर 1 बाय n। अब की बार ए एन आप इस पूरे को ले लो, उसकी पावर 1 बाय n है, इसकी लिमिट, इस पूरे की लिमिट इसके इक्वल भी होगी, ठीक है। तो ए एन क्या आया? अब ए एन हमने किसको लिया? पूरे को, यानी कि 2/1 रेज टू पावर 1
3/2 रेज टू पावर 2, 4/3 रेज टू पावर 3, अप टू सो ऑन n+1 बाय n रेज टू पावर n। ये an है, उसकी पावर 1/n को छोड़ देंगे ना, 1/n इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये पूरा an बन रहा है और इसकी पावर 1/n हटा देंगे, ठीक है। तो ये an आया। अब हमें चाहिए an+1, तो एक टर्म और आ जाएगी एक्स्ट्रा, ये पूरा एज इट इज़ रहेगा, 2/1 रेज टू पावर 1, 3/2 रेज टू पावर 2, 4/3 रेज टू पावर 3, यहाँ तक सेम रहेगा, n+1 बाय n रेज टू पावर n। अब एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, n+1 बाय n+1 रेज टू पावर n+1, ये आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, an+1 बाय an करना है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, क्या बच जाएगा, एंड वी हैव n+2 बाय n+1 रेज टू पावर n+1, ठीक है, ये बच जाएगा। और इसको भी हमें उसी तरीके से करना है। क्या ये इस फॉर्म का है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, n+1 बाय n+1 +1 बाय n+1, यानी हमने n+1 बाय n+1 1 बाय n+1 लिख दिया, लिख सकते हैं रेज टू पावर n+1, राइट। तो ये बन गया, ये क्या बन गया है, दिस इक्वल्स टू 1+1 बाय n+1 रेज टू पावर n+1। इसको उसी तरीके से करना है। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 बाय an, एंड सिमिलरली यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन दिस, ठीक है। इसको आपने वही लॉग वाले तरीके से करना है, बिकॉज पावर में भी सेम वही है जिसकी लिमिट है। तो जब आप लॉग वाले तरीके से करोगे ये सेम आ जाएगा e, ठीक है। उस क्वेश्चन से भी e आया है, इससे भी e आया है। तो जो an+1 बाय an की लिमिट है, कॉशी सेकंड थ्योरम कहती है वही an की पावर 1/n की भी लिमिट होगी, यानी e जो लिमिट आई है वही इसकी लिमिट होगी। वो वाला इजी था, बट अगर मेंशन किया हो कि कॉशी सेकंड थ्योरम अप्लाई करनी है तो आपको यही करना पड़ेगा। तो ये आपके 3-4 रिजल्ट हैं जिसकी हेल्प से आप किसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब 1-2 मैं आपको कॉशी फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम के क्वेश्चन करवा के आपको ये सारे रिजल्ट एक बार समराइज़ करके एक पेज पे लिखकर बताऊंगी, ठीक है, अभी इसी लेक्चर में। तो सपोज़ अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको चेक करना है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फर्स्ट के तो मैंने आई थिंक करवा दिए थे 1/n, तो दिस इज सेम एज an रेज टू पावर 1/n, ऐसा ही दे रखा है। व्हाट इज an हेयर, और हमें कॉशीज सेकंड थ्योरम कहते हैं कि इसकी लिमिट वही होगी जो लिमिट किसकी होगी, an+1 बाय an की होगी। तो an हमें यहाँ पे दिख रहा है इजीली, दैट इज n फैक्टोरियल, एंड an+1 इज n+1 फैक्टोरियल, एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 बाय an इज n+1 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट अप्लाई की, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। एंड दिस इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1, एंड दिस इज इन्फिनिटी। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी भी लिमिट यही आएगी, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लिमिट है, ये जो सीक्वेंस है, ये डाइवर्ज कर रही है। जब इन्फिनिटी को कन्वर्ज करें तो हम कन्वर्ज ना कह के क्या कह देते हैं कि ये सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर। तो ये सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या है, इन्फिनिटी आई है। ओके, अब 1-2 और करवा देती हूँ क्वेश्चन ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/n, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। एंड वी नो दैट इट्स लिमिट इज इक्वल्स टू दी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये an है, ये an है,
ठीक है, मैं यही लिख रही हूँ ए एन, दिस इज इक्वल्स टू ए एन प्लस वन बाई ए एन एंड ए एन इज एन रेज टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल एंड ए एन प्लस वन इज एन प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल। सो इसकी लिमिट निकाल दें हम, लिमिट n approaches to infinity a n plus 1 by a n, that is limit n approaches to infinity n plus 1 raised to power n into n plus 1, ऐसा लिख सकते हैं n plus 1 लिमिट को by n plus 1 into n फैक्टोरियल, n plus 1 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं। अब a n की लिमिट उल्टा होकर आ जाएगी, n फैक्टोरियल by n raised to power n, n फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस वन कैंसिल, ये वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा e। ठीक है, तो इसकी क्या लिमिट आई, इसकी e लिमिट आई, तो इसकी भी क्या आएगी, e लिमिट आएगी यूजिंग कॉची सेकंड थ्योरम, राइट। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस वन n प्लस टू up to so on n plus n, right, by n raised to power n, इसकी पावर 1 by n, पूरे की पावर 1 by n है तो कॉची सेकंड थ्योरम अप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पूरा a n है, ठीक है, a n क्या है, n प्लस वन n प्लस टू अप टू सो ऑन n प्लस n बाय n रेज टू पावर n। ए एन प्लस वन क्या आ जाएगा, n की जगह n प्लस वन आ जाएगा, यानी n प्लस टू n प्लस थ्री अप टू सो ऑन, यहाँ आ जाएगा n प्लस n रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 2n प्लस टू आ जाएगा। एंड नीचे भी क्या आ जाएगा n प्लस वन रेज टू पावर n प्लस वन। आई थिंक आपको ये समझ ना आया हो, ये 2n हो गया, यहाँ तक तो सेम आएगा, और इसके बाद 2, ये 2n है बेसिकली, है ना, तो उसके बाद n की जगह n प्लस वन भी रखोगे ना, n प्लस वन, ये स्टेप 2n प्लस टू। ठीक है, ये इस तरीके से आया, ये आ गया an प्लस वन। अब हमें क्या करना है, मैं यही लिख रही हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस वन बाय an। तो यहाँ से कट क्या क्या होगा, n प्लस टू कट, n प्लस थ्री यहाँ तक कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से नीचे, तो क्या बचेगा, नीचे वाले में क्या बचेगा n प्लस वन, है ना, और ये ऊपर चला जाता है, और n रेज टू पावर n, यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस टू, और ये नीचे आएगा, है ना, तो 2n प्लस टू और नीचे क्या आ जाएगा n प्लस वन रेज टू पावर n प्लस वन, है ना, तो n इंटू n प्लस वन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच जाएगा, n प्लस वन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बचा n प्लस वन, राइट, यहाँ से बचा, यहाँ से 2n प्लस टू बचेगा ना ये, तो 2n प्लस टू से पहले एक स्टेप 2n प्लस वन भी तो होगा ना, एक एक ऐड हो रहा है, एक एक ऐड हो रहा है, तो यहाँ है 2n, फिर आएगा 2n प्लस वन, और फिर आएगा ना 2n प्लस टू। तो मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं फिर से बता रही हूँ। ए एन तो हुआ ये, ए एन था n प्लस वन n प्लस टू अप टू सो ऑन n प्लस n बाय n रेज टू पावर n, ये था ए एन। अब हम चलते हैं ए एन प्लस वन पे, ए एन प्लस वन ये बनेगा n प्लस टू से स्टार्ट होगा, n प्लस थ्री, ठीक है, अप टू सो ऑन, ये 2n है, तो इससे आगे n प्लस वन में तो हम n की जगह ऐड कर देंगे n प्लस वन, लेकिन उससे पहले n प्लस वन ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 2n प्लस टू, तो 2n प्लस टू से पहले एक और टर्म आएगी ना, तो 2n आएगा, उसके बाद 2n प्लस वन आएगा, और उसके बाद 2n प्लस टू आएगा, ठीक है, और नीचे n प्लस वन रेज टू पावर n प्लस वन आ जाएगा। अब जब हम ए एन प्लस वन बाय ए एन करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 बाई an, क्या बचेगा, an+1 से 2 टर्म्स आए ऊपर, 2n+1 बाई 2n इंटू 2n+2 बाई n+1 रेज टू पावर n इंटू n+1 ऐसा लिख दिया हमने, और यहाँ से बचेगा n रेज टू पावर n बाई n+1। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, n+1 2 कॉमन आ गया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको इकट्ठा लिख देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n बाई n+1 रेज टू पावर n हमने इकट्ठा लिख दिया, इनको इकट्ठा लिख दिया और 2 बाहर लिख दिया, तो ये आ गया 2n+1 बाई n+1, इनको इकट्ठा लिख दिया। ये तो क्या बनेगा, ये वही है सेम, 1/e बन जाएगा। n+1 बाई n रेज टू पावर n e होता है, e की वैल्यू होती है n+1 बाई n रेज टू पावर n, जब लिमिट लगाई हो तब आता है e, अब उल्टा है तो 1/e हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये तो आ गया 2/e, और ये क्या आएगा, इसमें से n को ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, फिर डेरिवेटिव लोगे एल हॉस्पिटल, तो ऊपर बचेगा 2 नीचे बचेगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 विच इज़ 4/e। तो ये लिमिट आई है 4/e, और 4/e ही लिमिट किसकी होएगी, an की पावर 1/n की। तो इस तरीके से आप कॉशीज़ सेकंड थ्योरम भी कर सकते हैं। मैं आपको भी क्वेश्चंस सेंड कर दूंगी, आप देख लेना उनको। तो ये थे रिजल्ट्स जिनके थ्रू आप चेक कर सकते हो वेदर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या क्या थे, मैंने आपको क्या क्या बताए हैं रिजल्ट, मैं एक बार वो आपको समराइज करके दे देती हूँ। रिजल्ट नंबर 1 था कि an कोई सीक्वेंस है, ठीक है, अगर लिमिट n एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 बाई an l है, इफ mod l इज लेस देन 1 देन दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an कन्वर्जेस टू 0। हमारे 2-3 रिजल्ट तो इसी पे ही बेस्ड हैं, ठीक है, ये रिजल्ट था। उसके बाद सेकंड रिजल्ट हमारा था कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम, कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो। फर्स्ट थ्योरम स्टेट दैट कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू l अगर है, इफ दिस देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an बाय n भी l होगा, यानी कि लास्ट वाले की जो लिमिट है वही इस पूरे की लिमिट होगी, ठीक है। उसके बाद हमने कॉशी फर्स्ट थ्योरम जैसा जैसा एक और रिजल्ट किया था उसमें ये मल्टीप्लाई में है और बाय n करके ना करके बल्कि पूरे की पावर n है। थर्ड जो हमारा रिजल्ट है दैट इज इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू l देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 अप टू सो ऑन an रेज टू पावर 1 बाय n इज इक्वल्स टू l होगा। ये थर्ड रिजल्ट था। एंड द फोर्थ एंड फाइनल रिजल्ट इज कॉशीज़ सेकंड थ्योरम, कॉशीज़ सेकंड थ्योरम एंड इट स्टेट दैट सेकंड थ्योरम एंड इट स्टेट दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an रेज टू पावर 1 बाय n की लिमिट इक्वल होगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 बाय n की लिमिट के। जो इसकी लिमिट आएगी वही आएगी, ये इन्फिनिटी आती है तो ये भी इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है तो ये भी माइनस इन्फिनिटी, फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट आएगी। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट वेदर अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग, ठीक है। ऑसिलेटिंग का यही है, उसको ओपन करके चेक करना पड़ता है कि सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है या नहीं है, और ये 4 रिजल्ट से आप चेक कर सकते हो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सीरीज़ बताऊंगी कि सीरीज़ कैसे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट चेक कर सकते हैं आप। आज आप सीक्वेंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।